वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। आज हम लोग क्लास 11th जैक बोर्ड के लिए केमिस्ट्री का एक श्योर शॉट लेके आए हैं। श्योर शॉट का मतलब यह है कि भैया कितना कुछ कर लीजिए, पेपर तो यहीं से आना है। क्या बात कर रहे हैं? तो जरा चेक करेंगे पेपर यहां से कैसे आएगा। हम लोग जैक बोर्ड के जो लेवल है उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। हम लोग को कोई मतलब नहीं है जेईई और नीट पढ़ने का, वो बाद में पढ़ेंगे। मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड के लेवल को मेंटेन करेंगे। और अगर आपको उससे ज्यादा लेवल में पढ़ना है भैया तो YouTube चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हुए, जाके देख लीजिए हम लोग किस लेवल का जानते हैं, पढ़ाते हैं। तो जरा चेक करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी को, जिसमें पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें पहला हम लोग को पढ़ना है डॉबेराइनर ट्राइड। आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना दोस्त, वो पहले ऐसा नहीं था। लोग आते गए, कारवा बनता गया, लोग पीरियोडिक टेबल देते चले गए। जिसमें पहला था डॉबेराइनर ने दिया। इन्होंने क्या किया, एक सेट बनाया 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, और कहा कि पहला और तीसरा एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा किसका, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। इन्होंने कहा कि 3 का सेट बना लो, पहला का एटॉमिक मास, दूसरा का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो तीसरा का निकाल दो तो दूसरा का निकल जाएगा। इस तरीके से ट्रिक क्या है इसके लिए जरा देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इनमें से कौन सा डॉबेराइनर का ट्राइड है कि नहीं है। तो जरा चेक करते हैं ट्रिक को। ट्रिक क्या है भैया, ट्रिक सिंपल सा है कि अगर आप चेंज निकालें, z का मतलब एटॉमिक नंबर का चेंज निकालें, और अगर वो सेम आ जाए, क्या जाए, सेम आ जाए, और अगर वो सेम ग्रुप के हो तो उसको हम लोग डॉबेराइनर ट्राइड बोलेंगे। जरा चेक करेंगे, यहां निकाल के देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास, यहां निकाल लीजिए। यहां पे डेल्टा जेड निकालिए, मींस चेंज इन एटॉमिक नंबर। यहां 3 से 11 आ गया, चेंज कितना का हुआ, 8 का, मींस चेंज बेसिकली निकाल लो। 11 में से 3 घटा दो, चेंज 8 का आया। यहां पर 19 में से 11 को घटा दो तो डेल्टा जेड कितना का आ जाएगा, 8 का। डेल्टा जेड सेम आ रहा है, डेल्टा जेड क्या आ रहा है, सेम, और तीनों एक ही ग्रुप से भी है, तो भैया डॉबेराइनर का ट्राइड है ये, खत्म कहानी। उस तरीके से यहां अप्लाई करके देख लेते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल में यहां का डेल्टा जेड निकालेंगे, कितना निकलेगा, 35 में से 17, चेंज निकालो, 35 में से 17 कितना निकलेगा, 18। और यहां पे चेंज निकालो, 53 में से 35 कितना निकलेगा, 18। सेम आया भैया, सेम आ गया तो क्या होगा, डॉबेराइनर का ट्राइड होगा। और तीसरा ये कमेंट वर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि डॉबेराइनर का ट्राइड है कि नहीं है। और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला आते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड ने क्या बोला, न्यूलैंड ने कहा कि हम एक सेट बनाएंगे, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट का सेट बनाएंगे भैया, 8 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। और जो गाना का जो टोन होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस पे सेट करेंगे। और सेट इस तरीके से करेंगे कि पहला वाला जो होगा, पहला और लास्ट में जो एलिमेंट आएगा उन दोनों का प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लिख के बताता हूं। इन्होंने लिखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां पे इन्होंने रखा सोडियम, ठीक है। क्योंकि उस समय नियॉन को नहीं रखा था। नियॉन को इसलिए नहीं रखा था क्योंकि इनके समय नोबल गैसेस का आविष्कार नहीं हुआ था। तो लिथियम और सोडियम मतलब पहला और लास्ट वाले का जो प्रॉपर्टीज होगा ना दोस्त, वो मिलता जुलता होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे ये, सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे ये। इन्होंने ऐसा बात कहा। आगे चले, इसके लिए भी ट्रिक है कि कौन सा न्यूलैंड का ऑक्टेव का एलिमेंट है कि नहीं है। तो ट्रिक सिंपल सा है, जब चेक करेंगे। ट्रिक में पहला चीज भाई, डेल्टा जेड 8 के बराबर आना चाहिए, याद रखेंगे। डेल्टा जेड कितना बराबर आना चाहिए, 8। यहां पे सेम आ रही है 8, और दूसरा वही सेम भैया, सेम ग्रुप का होना चाहिए। बस निकाल दो, कहानी खत्म। यहां से यहां निकालो डेल्टा जेड। ओहो सर क्या बता दिए, 12 में से 4 8, 20 में से 12 8 आ गया, सेम आया जी सर, सेम है क्या, न्यूलैंड का ऑक्टेव का ये एलिमेंट है जी सर। ये भी कमेंट वर्क है, कमेंट करके जरूर बताएं, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। तीसरा नंबर पे जो है वो लूथर मेयर साहब। लूथर ने क्या बोला, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया, प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ये क्वेश्चन आता है कि लूथर मेयर ने किसके बीच में ग्राफ को बनाया था, तो आप आसानी से बता देंगे। ग्राफ जो इन्होंने बताया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया, और ग्राफ ऐसा निकल कर आया था जिसमें ग्राफ के सबसे ऊपर में अल्कली मेटल्स थे, बीच में असेंडिंग, नीचे जाते थे डिसेंडिंग में अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, नीचे डी और ए ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे, ऊपर जब चल रहा था असेंडिंग हो रहा था तो वहां पे हेलोजन्स थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब आगे का हम लोग टॉपिक को चर्चा करते हैं। तो
अगला हमारा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या बोला? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सिंपल सा बात बोला कि भैया हम पीरियोडिक टेबल सजा के देंगे और वो बेस्ड होगा एटॉमिक मास पे। ठीक है, किस पे बेस्ड होगा? एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास को हम यहाँ क्या लिखें? एटॉमिक वेट पे बेस्ड होगा। सिंपल सा बात है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक। फलाना ढंग से बहुत बात बोला, याद रखिए किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट्स पे। बस कहानी खत्म। हॉरिजॉन्टल रोज को ऐसे वाले जो रोज होते हैं, ऐसे वाले जो रोज थे, इन्होंने उनको पीरियड बोला और इनके समय में 7 पीरियड थे। कितने पीरियड थे? 7। जैसा अभी 7 पीरियड है, मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड है, इसके समय भी 7 था। सिंपल। वर्टिकल कॉलम्स ऐसे वाले तरारा ऐसा जो था, ऐसे वाले को इन्होंने पीरियड बोला, और ऐसे वाले जो वर्टिकल थे उनको इन्होंने क्या बोला? ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स थे इनके समय? 8। ठीक है, तो 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे। कहानी खत्म। 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इनके समय में नोबल गैसेस वर नॉट फाउंड। नोबल गैसेस वर नॉट फाउंड। इनके समय तक नोबल गैस को प्राप्त नहीं किया गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने पीरियोडिक टेबल में प्रिडिक्शन किया कि जो नया एलिमेंट जो नहीं खोजे गए हैं भैया, जो नहीं खोजे गए उनका क्या होगा? वो ये बोले कि उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि हम उनके लिए नीचे जगह छोड़ देंगे। एलिमेंट्स के नीचे, एल्युमिनियम के नीचे जगह छोड़ के क्या लिखे? एका एल्युमिनियम का मतलब होता है एल्युमिनियम के आगे वाला। उसी तरह बोरॉन के नीचे एका बोरॉन, सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन और मैग्नीज के नीचे एका मैग्नीज, मतलब इसके बाद वाले। और एल्युमिनियम के नीचे क्या खोजा गया बाद में? गैलियम। इसके नीचे स्कैंडियम, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम और मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम। इसको हम लोग याद कर लेंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या है सर? गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, ये मेरा ट्रिक हो गया याद करने का। कहानी खत्म। अरे हाँ सर, आगे आइए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। कौन किया भैया? मूसले ने किया। क्या बोला? कहा इन्होंने कि भैया हम एलिमेंट्स को लेंगे और उसके ऊपर एक्सरे को डाल के देखेंगे, और एक्सरे को डाल के इन्होंने ग्राफ दिया। अंडर रूट भी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, और जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। और जेड क्या होता है अभी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने ये दिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया एक्सरे वाला कौन कहानी किया था? तो आ जाता है तो आंसर लिखेंगे मोस्ले। ठीक है, अब आइए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं या थंबनेल में जो पीरियोडिक टेबल लगा हुआ देखेंगे भैया, यही तो है। इसमें हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है भैया, इसको पीरियड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। और कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। और वर्टिकल जो कॉलम्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। क्या बोलते हैं भैया? ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स हमारे पास? 18। एक के बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे। बेस्ड ऑन ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है भैया? एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। और शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड मेरा सबसे शॉर्ट है, इसमें 2 ही एलिमेंट है। कौन सा? हाइड्रोजन एंड हीलियम। 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट कितना है? 11। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स कितना है? 6। एक चीज और याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है कितना? 4। आ जाइए, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स अबव एटॉमिक नंबर 100। भैया 100 तक तो नेमिंग आपको साइंटिस्ट लोग लिख के दे दिया, लेकिन 100 के बाद जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनका नेमिंग कैसे लिखाएगा? तो जरा चेक करेंगे उनके नेमिंग के लिए अगर 0 है तो नील लिख देंगे। नील को हम लोग कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। 1 है तो अन लिख देंगे कैपिटल U से, और 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो एन। इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा। अब जरा चेक करेंगे कैसे लिखेंगे। ये जो है वो लिखेंगे, नेम लिख लेंगे, प्लस 2 डिग्री सफिक्स जोड़ना है। 2 डिग्री सफिक्स में हम EM जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? EM। बस नाम लिखा जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे? EM। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 105 का नाम लिखना है। कितना नाम लिखना है? 105 का। 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन। ठीक है सर। 0 के लिए क्या लिखेंगे? नील। ठीक है सर। अन नील। 5 के लिए क्या लिखेंगे भैया? 5 के लिए पेंट। अन नील पेंट। और लास्ट में क्या जोड़ देना है? EM। बन गया भाई। 105 का क्या लिखाएगा? अनिल पेंटियम। क्या बन जाएगा? अनिल पेंटियम। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 111 का लिखिए। 111 का लिखिए, 1 का क्या होगा? अन, फिर 1 का क्या होगा? अन,
फिर एक का क्या होगा अन 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 और फिर क्या जोड़ देंगे ईएम। ठीक है, सिंपली इसको यू, अन का यू, फिर अन का यू और फिर अन का यू भी ऐसा लिखा जा सकता है इस तरीके से। और एग्जांपल देखिए, जैसे 126 लिखिए, 126 लिखिए तो क्या होगा, एक का क्या होगा अन, बहुत सुंदर, दो का क्या होगा, अरे बाय, अन बाय, 6 का क्या होगा हेक्स और लास्ट में क्या जोड़ना ईएम, अन बाय हेक्सियम। इस तरीके से बन जाएगा। तो हम यहाँ कुछ कमेंट वर्क दे रहे हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। 4th नंबर में 108 का और 5th नंबर में 102 का, इसका बताना है, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसी भी एलिमेंट्स का। और अगर आपको इसमें जरा सा दिक्कत है तो चिंता मत कीजिए, अभी सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ns, तब n-2f में भरना है, तब n-1d और np में भरना है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखिए। चलिए इसके हिसाब से अगर पहला पीरियड में n क्या बता रहा है भैया, n बता रहा है आपका पीरियड, क्या बता रहा है पीरियड। तो अगर बात करें पहला पीरियड में, तो पहला पीरियड में सिर्फ मेरे पास 1s आता है, अगर यहाँ 1 बैठा देंगे तो 1s आ जाएगा। दूसरा पीरियड है मेरे पास 2s आता है और साथ ही साथ 2p आता है, 2s के साथ साथ क्या आता है 2p। तीसरे वाले में आएंगे तो 3s आता है, क्या आता है 3s, क्या आता है 3s और 3p आता है, 3s और 3p। चौथे वाले में आएंगे तो मेरे पास 4s आता है, क्या आता है 4s और क्या आता है 4p। इससे पहले क्या आता है 3d, क्या आता है इससे पहले 3d। पांचवा वाले में आएंगे तो 5s आता है, क्या आता है 5s आता है, 4d आता है और 5p आता है। छठे वाले में आएंगे तो 6s आता है, यहां पे आएंगे तो 6p आएगा, एक कम 4d क्योंकि d में एक इलेक्ट्रॉन कम, एक n-1 होगा और f में कितना होगा n-2, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4f आ जाएगा। और अगर यहां बात करेंगे तो 7s और यहां पे 7p, एक कम करेंगे तो 6d और यहां पे एक कम करेंगे तो 5f। इस तरीके से आपको याद रखना है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन को भरना है तो सबसे पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर यहां पे क्या आएगा, फिर क्या आएगा 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 4d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है ऐसा सीक्वेंस वाइज। और एक चीज नोट लगा के यहाँ अच्छे से याद कर लेंगे, नोट लगा के अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग साथियों, जो नोट लगा के याद कर लो कि s वाले में, x वाले में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो 2 होते हैं। और p वाले में उसी तरीके से अगर बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का तो 6 होते हैं। उसी तरीके से अगर d वाले में बात करें तो d वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और अगर f वाले का बात करें तो f वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, f वाले में 14। इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जरा एक चीज और को ध्यान रख लीजिए, इसके बाद तो लाइफ झिंगा लाला, जरा ध्यान से रखिएगा। नोबल गैसेस को याद कर लीजिए, नोबल गैसेस को याद कर लीजिए, क्योंकि नोबल गैसेस जो होते हैं, नोबल गैसेस जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाले ग्रुप में होते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 18 में होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। मतलब अगर बात करें हीलियम तो पहला पीरियड में आता है, इसके बाद से दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा, मतलब हीलियम के बाद जो भी आएगा दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा। एटॉमिक नंबर से याद कीजिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रोमियम का 36, ज़ेनॉन का 54, रेडॉन का 86 और ऑर्गेनोसॉन का 118। कहना क्या चाह रहा हूं सुनिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट एकदम पीछे, अरे एकदम पीछे साइड ग्रुप नंबर 18 आता है, 18 आता है और 18 में नोबल गैसेस आते हैं। ठीक है सर, नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पहला वाले जो पीरियड में वो कौन सा है, हीलियम। ठीक है सर, एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 के बाद और ये लास्ट इधर कितना, नियॉन का 10, 2 से के बाद और 10 से पहले, 2 के बाद और 10 से पहले जो भी आएंगे वो सेकंड पीरियड का होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा अगला चेक करेंगे, मान लीजिए कि 10 के बाद कोई आ रहा है लेकिन 18 से पहले कोई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आ रहा, इसका मतलब वो थर्ड पीरियड का होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड में सबसे लास्ट में कौन आता है, आर्गन। कौन आता है, आर्गन। कितना नंबर पे, 18 पे। तो जाहिर सी बात है भैया 18 से पहले जो आएगा वो थर्ड पीरियड का होगा। मान लीजिए हम बोले मेरे पास एक एटॉमिक नंबर 36, मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है जिसका नंबर है 15, कौन से पीरियड में आएगा, कैसे पता करेंगे 15, कैसे पता करेंगे भाई, सिंपल सा चीज है। 15 किससे पहले आएगा, सो चेक कीजिए, 18 से पहले आएगा जी सर, 10 के बाद आएगा जी सर, मतलब 10 के बाद आएगा तो जाहिर सी बात है तो वो सेकंड पीरियड को छोड़ के थर्ड पीरियड में चला जाएगा, तो उसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से, और ये सब याद रखेंगे। अब चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जरा चेक करें कैसे लिखा जाता है, एग्जांपल में सबसे पहले हम ले लें कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 होता है। जरा लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s,
लिख दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2, मैक्सिमम 2 होता है इसमें 1s2, और फिर क्या लिखेंगे 1s के बाद क्या लिखना है हमको 2s, कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2, 1s2 2s2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है 2 और 2 4, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 2s के बाद क्या लिखेंगे हम लोग 2p, p में मैक्सिमम 6 ले सकता है लेकिन 2 ही देना है क्योंकि 2 देंगे तब ये वाला 6 पूरा जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो गया। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p2, खत्म कहानी। सेकंड नंबर एग्जांपल देखेंगे, सेकंड नंबर जिस तरीके से हम लोग आगे देख रहे हैं, नियॉन, नियॉन का कितना होता है 10, लिखिए लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s2 फिर क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों 2s2, फिर क्या लिखेंगे 2p2, 2 2 4 2 6 10 है 6 हो गया, ठीक है 6 हो गया, तो यहाँ 2 नहीं देना है, मैक्सिमम 6 हो सकता है 6 देंगे, 1s2 2s2 2p 6 हो गया, 2 2 4 और 6 10, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, जरा लिखिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6, यहां तक तो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, क्या आएगा 3s2, कितना हो गया 10 यहां तक हो गया, 10 और 2 12, फिर क्या आएगा 3p4, 12 और 2 12 और 4 16, इस तरीके से सल्फर का लिखा गया, इस तरीके से सल्फर का लिखा गया। अगर आप और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है, क्या लिखेंगे 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2, फिर क्या लिखेंगे 2p6, फिर क्या लिखेंगे 3s2, फिर क्या लिखेंगे 3p6, फिर क्या लिखेंगे 4s2, गिन लीजिए कितना है 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20, और क्या आएगा उसका 4s के बाद क्या आएगा 3d, और 3d में कितना आ जाएगा 1 21 हो गया, खत्म करनी। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, या इसको और करके मैं बता रहा हूं, बहुत बार आप ऐसा भी देखेंगे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 कैसे लिखा जाता है, जरा इसको चेक करेंगे, जरा चेक करें, नोबेल गैसेस के हिसाब से लिखा जाता है। देखिए 21 किसके बाद आएगा, सो बताइए 21 किसके बाद आएगा 18 के बाद आएगा, तो इसको कभी कभी आप देखेंगे क्या ऐसा लिखा रहता है आर्गन, इधर 18 मतलब 18 तक लिख दिएंगे, 18 तक लिख दिया गया, और 18 तक आएगा कहां से कहां तक, 18 तक आएगा कहां से कहां तक 2 2 4 6 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये इतना मिट गया। उसके बाद मेरे पास कितना बचा 4s2 3d1, इस तरीके से लिख देंगे 4s2 3d1, ये बच गया, इसको यहां लिख देंगे। सिंपल कहानी दोस्त, सिंपल कहानी दोस्त। कुछ कुछ एक्सेप्शंस वाले होते हैं, मैं जब अभी ब्लॉक वाइज कंपैरिजन करूंगा तो मैं उनको बताऊंगा। एक और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कैल्शियम का लिख लेना है, और उसके बाद मैग्नीशियम का 12 नंबर का लिख के, ये कमेंट वर्क है, अभी कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे। सिंपल तरीका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरीके से करते करते चल जाएंगे। याद रखेंगे s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, p में 6, d में 10 और h में 14, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों, इसमें 2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपसे पूछ बैठेगा, इसलिए इसको BZI लगा लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरा देखिए क्रोमियम का इसे लिखेंगे, जरा चेक करें क्रोमियम का क्या लिखाएगा। जनरली लिखते हैं तो क्या लिखाएगा 24 नंबर पे है, तो क्या आएगा 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, फिर क्या आएगा 4s2, और फिर क्या आएगा 3d, कितना हो गया 2 2 4 और 6 10, यहां से यहां तक 10 हो गया, और यहां से यहां तक 10, ठीक है 20 हो गया, और कितना है 24, तो 3d4 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि 4s1 एक इलेक्ट्रॉन यहां होता है, यहां 4 की जगह पे 5 हो जाता है, क्योंकि d5 हो जाता है। याद रखेंगे 4s2 3d4 ना होकर 4s1 3d5 हो जाता है। जरा इसको भी चेक करेंगे, ये भी एक्सेप्शनल केस है। क्या लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या लिखाएगा 3s2, फिर क्या लिखाएगा 3p6 3s2 3p6, फिर क्या लिखाएगा 4s2, और 4s2 के बाद आएगा 3d, देख लेंगे कितना आएगा, यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका 20, और यहां आएगा 9, इस तरीके से। ये जनरली होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकलेगा, और यहां से 4s1 और 3d 10 हो जाता है। ये तो एक्सेप्शन वाले हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है कि ये पूछ बैठेगा आपसे। तो इन सब चीजों को हम लोग देखें, अब इसके आगे का देखते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं, जिससे
क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आने के चांसेस है, श्योर शॉट यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर क्या क्या पूछे जाएंगे, जरा इधर देखिए। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक और ग्रुप्स का हम लोग बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरह नाम सुने होंगे आप। जरा चेक करेंगे, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। उसी तरीके से मेरे पास 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 करते करते 18 ग्रुप है। ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास ध्यान से सुनेंगे। पहला और दूसरे ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला और दूसरे ग्रुप को मिलाकर एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप का क्या नाम है दोस्तों? अल्कली मेटल्स। क्या नाम है इसका? अल्कली मेटल्स। क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। और दूसरा का क्या नाम है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम है दूसरे का? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लास्ट में आता है NS1 आता है, और यहाँ जो लास्ट में आता है NS2 आता है। क्या आता है? NS1 NS2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में NS1 आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में NS2 आता है। तीसरा से लेकर 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। तीसरा से लेकर 12 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। तीसरा से लेकर 12 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। तीसरा से 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, तीसरा से 12 को डी ब्लॉक कहते हैं। 11 वाले को, 11 ग्रुप वाले को हम लोग कॉइनेज मेटल बोलते हैं, किसमें जंग लग जाते हैं। और जिंक और कैडमियम वाले जो ग्रुप नंबर 12 आते हैं उसको सूडो नोबल गैस कहते हैं, मतलब झूठा नोबल गैस। आगे ये 13 ग्रुप को हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को निक्टोजेंस, 16 को चाल्कोजेंस, 17 को हेलोजेंस और 18 को नोबल गैसेस। और याद रखिए यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं कि ग्रुप नंबर 15 को हम लोग किस नाम से जानते हैं। याद रखें, निक्टोजेंस, पी साइलेंट रहता है, उसी तरीके चाल्कोजेंस। 13 से लेकर 18 तक का जो ग्रुप है इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पी ब्लॉक। 13 से लेकर 18 तो क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक में सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑटोमोस्ट सेल वाला लिखना चाहेंगे तो NP1 आता है, इसका आएगा NP2, इसका आएगा NP3, इसका आएगा NP4, इसका आएगा NP5 और लास्ट वाले का आएगा NP6। मतलब सबके लास्ट में NP6, सबके लास्ट में NP5, सबके लास्ट में NP4, सबके लास्ट में NP3, सबके लास्ट में NP2 और सबके लास्ट में NP1। इस तरीके से आते हैं, जरा इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा सर आगे क्या है? अगला है, यहां थोड़ा देख ली, पहले यहां देख ली। अगला है यहां पे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ध्यान से सुनिएगा, एफ ब्लॉक हमेशा का हमेशा यहां पाए जाते हैं। वो छठा नंबर पीरियड और 7वां नंबर पीरियड में आते हैं। कहां से कहां? छठा से 7वां। ग्रुप हमेशा तीसरा रहेगा, तो याद रखेंगे छठा से 7वां। और जो 6th वाले पीरियड में आते हैं, 6th वाले पीरियड में उसको हम लोग लैंथेनाइट्स बोलते हैं। लैंथेनाइट्स, उनको लेंथेनाइट्स बोला जाता है। इनका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक होता है, 57 से लेकर 71 तक होता है। और ग्रुप नंबर जो 7 में आते हैं उसको हम लोग एक्टिनाइट्स बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। और इनका जो होता है 89 से लेकर 103 नंबर एटॉमिक नंबर होता है, 89 से 103। याद रखेंगे लेंथेनाइट वाले हमेशा किस में आएंगे? किस में आएंगे? ग्रुप क्या होगा इनका ग्रुप होगा तीसरा। इनका भी ग्रुप क्या होगा? तीसरा। दोनों ग्रुप 3 में आएंगे। इनका जो पीरियड होगा साथियों, इसका पीरियड 6 होगा, इसका पीरियड 7 होगा। और याद रखेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 4f में भरे जाते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो 5f में भरे जाते हैं। इतना याद रख लिए काम बन जाएगा, इतना याद रख लिए काम बन जाएगा। आइए जरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको बोलेंगे? अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस में इंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक, पी में इंटर कर रहा है पी ऑर्बिटल में तो पी ब्लॉक, डी में तो डी ब्लॉक और एफ में तो एफ ब्लॉक। इस तरीके से होगा। अगर एस ब्लॉक का बात करें तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS 0 से, मतलब 1 से 2 कर लीजिए, NS 1 से 2 होता है। अगर P ब्लॉक का बात करें तो NS2 NP 1 से लेकर 6 तक होता है। अगर D ब्लॉक का बात करें तो NS 0 से 1, NS 0 से 1 और N-1 D 1 से लेकर 10 होता है। और अगर F ब्लॉक का बात करें तो F ब्लॉक में होता है N-2 F 1 से लेकर 14, फिर होगा यहाँ पे N-1 D 0 या 1 और होगा NS2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है साथियों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसका? S का, P का, D का और F का। इस तरीके से है मेरे पास। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? S ब्लॉक प्लस P ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। एस ब्लॉक पी ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। इन्हीं को मेन ग्रुप्स भी बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मेन ग्रुप्स भी बोला जाता है। और एक चीज याद रखेंगे, डी ब्लॉक को हम लोग स्पेशल नाम से पुकारते हैं। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन
मेटल्स। डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स। और एक चीज और याद रखेंगे, एफ ब्लॉक को स्पेशल नाम भी इसका, एफ ब्लॉक का स्पेशल नाम है, याद रखेंगे, इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी इनको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इस बात का टेंशन ना ले। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर कहा जाता है, इनको मेन ग्रुप्स भी बोला जाता है। डी ब्लॉक का एक स्पेशल निक नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स, और एफ ब्लॉक का इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये पीरियोडिक टेबल के बारे में जितना जानकारी आपको रखना चाहिए था उतना इनफ है, मोर देन इनफ है। एग्जाम के लिहाज से आप चीजों को याद कर लिए, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हुए हम लोग का अगला हेडिंग है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से देखेंगे क्या है, मैं इसको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है। अब अगर इस न्यूक्लियस का बात करें तो पहला शेल, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ध्यान से सुनिएगा। ये लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट वाले शेल से पहले भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, ध्यान से। इस वाले इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इनको हम बोल रहे हैं इनर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, भैया क्या लगता है, ये जो प्रोटॉन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, इसी को तो न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचेगा, आ जा मेरे पास, तू आ जा, बट आने नहीं देंगे। कौन? ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पर क्या लगाएंगे? दोनों सेम चार्ज के, ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो यहां लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये भी करेंगे भैया, कहां जा रहे हो, कहां? अरे भैया फोर्स ऑफ रिपल्शन हम लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जरा चेक कीजिएगा, ये जो न्यूक्लियस था इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था, पूरा ताकत से खींच रहा था। मान लीजिए जो ताकत लगा था वो 100 था, 100 ताकत से अपने तरफ खींच रहा था भैया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन था उसको अपने तरफ से रिपेल भी तो कर रहे थे। तो क्या इस न्यूक्लियस का, इस प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस में है, क्या इसके ऊपर टोटल जितना एक्चुअल में लगना चाहिए था उतना लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, कुछ घट जाएगा। और वो घटाने का काम कौन करेंगे? ये जो इनर्स के इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन, वो इसका पकड़ जो न्यूक्लियस पर है, मतलब जो न्यूक्लियस इसको अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके उसको थोड़ा घटा देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब ये न्यूक्लियस को क्या कर देंगे? शील्ड कर देंगे, घेर देंगे चारों तरफ से। ना हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, ना तू दूर जा, हम न्यूक्लियस को घेर चुके हैं, तुम्हारे पर जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा था उसको हम घटा चुके हैं, क्योंकि हम तुमको रिपेल भी कर रहे हैं। तुम आना तो चाह रहा है, हम आने नहीं दे रहे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। इसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा? जेड इफेक्टिव का मतलब जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज लगना चाहिए था वो कैसे होगा? जेड जो टोटल लगना चाहिए वो तो जेड टोटल जो लगना चाहिए था वो माइनस सिग्मा हम किसको बोल रहे हैं? जो कम हुआ सो ये क्या हुआ? टोटल अट्रैक्शन, और ये क्या हुआ? टोटल रिपल्शन। कुछ रिपल्शन भी तो लगाया दोस्त, और बता दो रिपल्शन कौन लगाए? सर इनर से इलेक्ट्रॉन ही तो रिपल्शन लगाए हैं। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या निकल के आया? जेड टोटल माइनस सिग्मा। ये जेड टोटल को सिंपली हम लोग जेड भी लिखते हैं। अब जरा चेक करेंगे, हमारे पास ये जो शेल है, इस शेल में ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। अगर बात आ जाए शील्डिंग करने का, न्यूक्लियस को घेरने का और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से उसका अट्रैक्शन को कम करने का, वो काम सबसे अच्छा कौन करता है? वो काम सबसे अच्छा करता है एस ऑर्बिटल, तब करता है पी ऑर्बिटल, तब करता है डी ऑर्बिटल, तब करता है एफ ऑर्बिटल। तो ये शील्डिंग पावर हो गया, ठीक है? शील्डिंग पावर ऑर्डर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि शील्डिंग पावर ऑर्डर क्या होता है। तो क्या होता है वो ये है, और किसका सबसे ज्यादा होता है? एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। और एक चीज याद रखेंगे, एस में अगर सेम वाले में पूछे तो सेम वाले में 2s का ज्यादा होगा 3s से, और 3s का ज्यादा होगा 4s से। इस तरीके से अगर सेम ऑर्बिटल आ गया तो इन सेम
ऑर्बिटल, अगर सेम ऑर्बिटल आ गया भैया, सेम ऑर्बिटल, तो इस तरीके से होगा जिसमें n का वैल्यू कम होगा, 2 3 4 उस तरीके से हो जाएगा। अब ये थोड़ा z इफेक्टिव समझ गए, स्कैनिंग इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। इन अ पीरियड, अगर एक पीरियड में z इफेक्टिव का बात करें तो z इफेक्टिव पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से कहां जाने पर, राइट जाने पर z इफेक्टिव जो होता है भैया, z इफेक्टिव जो होता है वो घटता है, z इफेक्टिव डिक्रीजेस, z इफेक्टिव क्या होता है, घटता है। और z इफेक्टिव के घट जाने से साइज भी क्या होता है, घट जाता है, इसको भी याद रखेंगे। z इफेक्टिव के घट जाने से साइज भी क्या होता है, घट जाता है। और इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, जब ग्रुप में हम टॉप से बॉटम आएंगे तो z इफेक्टिव देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लगभग कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। और एक चीज तो बचपन से पढ़ रहे भैया, साइज ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल चीज है यहाँ। अब आइए थोड़ा एटॉमिक रेडियस, अब हमको दो एटम के बीच का रेडियस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, अरे कैसे निकालेंगे, तो एटम के बीच का रेडियस हमेशा सुन लीजिए बॉन्डेड स्टेट में आपको निकालना है, क्योंकि अगर नॉन बॉन्डेड स्टेट में लिखेंगे तो आपको कोई शार्प बाउंड्री नहीं मिलेगा, शार्प बाउंड्री नहीं मिलेगा। और एटम ऑलरेडी इतना छोटा होता है भैया, अपना दिदवा आंखवा से नहीं देख सकता है, तो इतना छोटा होता है कहां से दिखेगा। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, एटॉमिक रेडियस हमेशा कैलकुलेट किया था बॉन्डेड स्टेट में। और मेरे पास 3 तरह का है, एक चौथा तरह का हम अलग लिए क्योंकि इसका अलग कहानी चलता है। पहला वंडरवाल रेडियस, जो इस तरह होता है, एटम एटम दूर होते हैं और ये बेसिकली नोबल गैसेस में लगते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ हीलियम का एटम है, यहाँ हीलियम का, तो उनके बीच काफी गैप होता है, ये हो गया। मेटालिक रेडियस, मेटल वाले, जैसे मान लीजिए आयरन और आयरन है तो दोनों सटा हुआ होगा, दोनों सटा हुआ होगा। और वंडरवाल में क्या होंगे, दूर दूर, ये वंडरवाल का हो गया, ये वंडरवाल का हो गया दूर दूर। मेटालिक में दोनों सटे हुए और कोवेलेंट में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होंगे, ये ओवरलैपिंग एरिया इसको बोलते हैं, ये ओवरलैप किया हुआ है भैया। अब जरा चेक करिए, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस आपको किसमें देखने के लिए मिल रहा है, जरा बताइए। सबसे ज्यादा किसमें, मेटालिक में, फिर किसमें, सॉरी वंडरवाल में सबसे ज्यादा, फिर किसमें, मेटालिक में, और सबसे कम किसमें, कोवेलेंट में। इस तरीके से हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब आयनिक रेडियस की बात करते हैं। आयनिक रेडियस भैया हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है सर केटायंस, जिसको हम लोग पॉजिटिवली वाले बोलते हैं, और एक होता है भैया एनायंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले। जरा ध्यान से सुनेंगे इन चीजों को, जरा ध्यान से सुनेंगे। केटायंस जो होगा और एनायंस जो होंगे, इनका ऑर्डर हम लिखा दे रहे, ध्यान से सुनिएगा। केटायन का साइज सबसे छोटा होता है क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ जाता है केटायंस के आने से। ध्यान से सुनिएगा, मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है A, और अगर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, इसके ऊपर ये न्यूट्रल है, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और ये 3 नेगेटिव, तो साइज का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। क्योंकि एनायन पे जरा चेक करें, केटायन पे क्या हुआ, केटायन के कैसे बनता है, केटायन जो होता है जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो देने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया, लेकिन प्रोटॉन का वही है, जिसके चलते उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया दोस्त, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस अब जो पहले जितने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसको अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो उसका साइज क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जितना संभाल रहा था उससे और ज्यादा आ गया भैया, तो संभाल कैसे पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या दूर दूर, और एटम का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे अगर एनायनिक रेडियस का बात करें तो इस तरीके से होगा। और ये किसमें लगाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। किसमें लगाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं दोस्त, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर जिसमें है तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें, केटायंस हमेशा अपने पेरेंट एटम वाले से छोटा होगा, केटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम वाले से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है और मेरे पास मैग्नीशियम 2+ है, देखिए ये पेरेंट है, ये देखिए M2+ बना, तो ये हमेशा छोटा होगा और ये वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरीके से एनायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा, जैसे Cl और Cl-, तो हमेशा ये Cl- क्या होगा, बड़ा होगा Cl से, न्यूट्रल वाले से। तो ये कहानी था एटॉमिक रेडियस का। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो भैया Z इफेक्टिव के बारे में पढ़ लिए, और Z इफेक्टिव क्या है, साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज और ध्यान रखेंगे, Z इफेक्टिव होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज का। बस साइज क्या है अभी मैं बता चुका हूं, साइज इन अ पीरियड क्या होता है भैया, साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि इन अ पीरियड Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। दोनों के बीच में जो रिलेशन है भैया, रिलेशन किसका है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इन अ ग्रुप साइज इंक्रीज करता है भैया। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि Z इफेक्टिव डिक्रीज कर जाता है, या सिंपली कह लिए Z इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, बट
बट नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ जाते हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने के चक्कर में साइज बड़ा हो जाता है, पहला वाला इतना बड़ा है तो अगला इतना बड़ा, अगला इतना बड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगला आइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिंपल सा बात बोलता है कि आप एक गैसियस एटम ले लो, ठीक है, ले लिए सर, ये एक गैसियस एटम क्या मेरा न्यूक्लियस हो गया, इस तरीके से मेरे पास एक गैसियस एटम है, और गैसियस एटम में भैया इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। जरा चेक करेंगे। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लास्ट वाले उसको आउटर मोस्ट शेल या फिर आउटर मोस्ट सेल, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को इसको निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा भैया, वही तो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बस याद रखेंगे ये किस में करते हैं हम लोग, गैसियस एटम में, सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में नहीं, उसको गैस में पहले कन्वर्ट करना होगा। अगर गैस में नहीं है तो उसको गैस में कन्वर्ट कीजिए, और गैस में कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, और इसको निकालने में जो आपको एनर्जी देना पड़ा उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं भैया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें आपको एनर्जी लगाना पड़े। और एक चीज और याद रखेंगे, इसको किलो जूल पर मोल में काउंट किया जाता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में काउंट किया जाता है। ये एनर्जेटिक टर्म है भैया, एनर्जेटिक टर्म है। अगर एनर्जेटिक टर्म है भैया तो इसको नापा जाएगा, तोला जाएगा, किसमें तोला जाएगा, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। एक सक्सेसिव प्रोसेस है। सक्सेसिव प्रोसेस कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक मान लीजिए कोई एलिमेंट है M, हम इसमें एनर्जी लगाएं और एनर्जी लगा के M पर प्लस बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से निकाल फेंके, इसको हम लोग बोल रहे हैं IE1। फिर मैंने मन किया, फिर एनर्जी लगाएं और इसको IE2 बोल रहा है। M प्लस से M पर 2 प्लस कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, एंड सो ऑन, इस तरह करते चल गए। तो देखिए जरा, एक पहले ये था न्यूट्रल, पहले ये था मेरे पास न्यूट्रल से एक पॉजिटिव बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी दी है वो क्या बोले, उसको हम IE1। फिर उससे जब ये बन गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग एनर्जी दी, उसको क्या बोल रहे हैं, IE2। इस तरीके से चलता जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग सक्सेसिव प्रोसेस बोल रहे हैं, क्रमागत, लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरीके से। अगर आपके मन में ऐसा होगा कि सर एक एटम है, उससे लगातार एक के बार में 4 निकल दे, भैया इतना आसान काम नहीं है एनर्जी देना। एनर्जी आप माथा खराब हो जाएगा देने में, इसलिए एक देंगे फिर निकल जाएगा, फिर देंगे फिर निकल जाएगा, फिर देंगे, इसलिए। और जरा याद रखेंगे, पहला बार में जो एनर्जी दी है उसको IE1 बोल रहे हैं, दूसरा बार में IE2, इसी तरीके से IE3 बोलते चल जाएंगे। याद रखेंगे इस चीज को, IE1 से हमेशा ज्यादा होगा, IE2 उससे हमेशा ज्यादा होगा, IE3, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। मतलब पहला बार एनर्जी जो लगेगा, दूसरा बार में उससे ज्यादा लगेगा, तीसरा बार में और भी ज्यादा लगेगा। यहाँ ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहला है साइज। भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम देना होगा। सिंपल से बात है, साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस से वो दूर चले गए इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से निकल जाएगा, एनर्जी कम देना होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का पकड़ को बताता है, और न्यूक्लियस का पकड़ अगर ज्यादा है तो भैया इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो भी ज्यादा होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 होते हैं हमारे पास, पहला फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरा हाफ फिल्ड। फुल्ली फिल्ड किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए NP6 है, P6, P में 3 डब्बा होता है, मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। P में कितना डब्बा होता है, 3। पहला इलेक्ट्रॉन भरी है 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें, सारा चैप्टर को लेकर आएंगे। और अगर इसका PDF चाहिए दोस्त, इसका PDF चाहिए तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं है, वहां से जाके PDF आप आसानी से, या तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा या टेलीग्राम चैनल होगा, वहां से आप इस पूरा इसका अच्छा सा नोट्स का PDF लेके तैयारी को बरकरार रखिए। ये देखिए पूरा का पूरा डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन से भरे, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सब में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली फिल्ड। क्या बोलेंगे, फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भैया मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और जरा बता सकते हैं फुल्ली फिल्ड किनका होता है, फुल्ली फिल्ड NP6 का होता है, NP6 होता है नोबल गैसेस का फुल्ली फिल्ड। हाफ फील्ड में ये जरा, हाफ फील्ड में जैसे NP3, सर NP3 हाफ फील्ड कैसे, 3 हो गया, 1 2 3, NP3 सब में 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाफ फील्ड बोलेंगे। और हाफ फील्ड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होता है, बट अगर इसमें और इसमें कंपेरिजन किया जाए तो इसका ज्यादा होता है इसके कंपेरिजन में।
एक चीज और, शील्डिंग पावर याद रखेंगे। जेड, हम लोग पढ़ रहे हैं आयनेशन एंथैल्पी, जेड इफेक्टिव के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेफ्ट टू राइट जाने में ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है भैया, जेड इफेक्टिव क्या होता है मेरा, जेड इफेक्टिव छोड़ दे, साइज का बात करते, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है मेरा, घटता है, और साइज घटने से आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास NS1 है, NS2 इलेक्ट्रॉन है, NP1 है, NP2 है, NP3 है, NP4 है, NP5 है और NP6 है, इस तरीके से। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा ऐसा। इधर लेफ्ट है मेरे पास और इधर क्या है मेरे पास, राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। ये NS1, NS2, NP1, NP2, NS1 होता है, फिर उसके बाद NS2 होता है, फिर NP1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जाता है। ऐसा होना चाहिए जनरली। बट होता क्या है, शील्डिंग पावर अभी आप पढ़ें कि S का ज्यादा होता है P से, S का ज्यादा होता है P से, S का ज्यादा होता है P से, इसलिए S2 का जो शील्डिंग पावर है NS2 का वो ज्यादा हो जाता है NP1 से, बस इसको ध्यान में रख लेंगे। NS2 का ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा हो जाता है, NP1 से। NS2 का ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा होता है, NP1 से। अब जरा ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर जो निकल कर आएगा जरा चेक करेंगे, NS1 NS2 का ज्यादा हो जाएगा NP1 से, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, NP1 पहले आ जाएगा, NS2 बाद में जाएगा, फिर क्या होगा, NP2 जैसा था उसी तरह रहेगा। यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा भैया, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड का ज्यादा होता है, तो हाफ फील्ड जैसे NP3 है तो NP3 का ज्यादा होगा NP4 से, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे NP4 आएगा, तब आएगा NP3, तब आएगा NP5 और लास्ट में क्या आएगा मेरे पास, NP6। इसको याद रख डाला तो लैब जिंगल आला, इसको याद रख डाला तो लैब जिंगल आला। एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल पहला नंबर एग्जांपल, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। आपने पढ़ा अभी कि कार्बन जिस ग्रुप में आता है उसमें P2 होता है, इसमें P3 होता है, इसमें P4 होता है और इसमें P5 होता है, इस तरीके से। अब जरा ऑर्डर को चेक कीजिए, P2 से ज्यादा होगा P3 का, जाहिर सी बात, लेकिन P3 का ज्यादा होगा P4 से, तो यहाँ पे चेंज मारा जाएगा, और चेंज मारा जाएगा तो क्या हो जाएगा, P2, उसके बाद क्या आएगा P4, तब क्या आएगा P3, तब क्या आएगा P5। जरा चेक करेंगे, यहीं पे सिर्फ चेंज होगा, बाद बाकी इसी तरह रहेगा। तो P2 क्या है भैया, P2 क्या है, P2 कार्बन है, कार्बन से ज्यादा किसका आएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा किसका आएगा, नाइट्रोजन सा, और नाइट्रोजन से ज्यादा किसका आएगा, फ्लोरीन का। तो ये भैया ये मेंटॉस चीज है, मेंटॉस BZI लिख लीजिए, इसको BZI लिख लीजिए, इसको याद रखिए। चाहे आयनेशन एंथैल्पी 1 का ऑर्डर पूछे, चाहे आयनेशन एंथैल्पी 2 का ऑर्डर पूछे, बस इसको देख डालिए, आंसर बना डालिए, लैब जिंगलाला। चलिए आगे इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग आयनेशन एंथैल्पी पे कुछ क्वेश्चन करें। अरे चलो करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम आयनेशन, थोड़ा, अरे यार क्या क्वेश्चन पूछा है, जरा चेक कीजिएगा। 3s1 लास्ट वाले को देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट से निकाल जाता है, लास्ट को देखिए भैया। अरे P3 हाफ फील्ड भैया, हाफ फील्ड। तो इसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, हाफ फील्ड तो है, लेकिन इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा भैया। देखिए जरा देखिए, P3 यहाँ पे मेरा P3 है और यहाँ पे मेरा P5 है, तो P5 का ज्यादा होता है P3 से, तो आंसर मेरा क्या रहेगा, B। इसलिए गड़बड़ाना नहीं है, हाफ फील्ड देख के इसको आंसर नहीं लगा देना है। हाफ फील्ड के बाद भी 2 ठो का ज्यादा होता है, P5 का और P6 का, चेक कर लेंगे। P5 और P6 तो कहीं मौजूद नहीं है, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में बुड़बक बना सकता है। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का बात किया है, तो याद रखिएगा, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं। जरा चेक कीजिएगा क्या क्या है मेरे पास, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो पहला आयनेशन एंथैल्पी 1 का बात करेंगे, तो एक का बात करेंगे अगर हम, तो कार्बन का क्या होता है, 2p2 होता है, इसका होता है 2p3, इसका होता है 2p4, इसका होता है 2p5। इस तरीके से आयनेशन एंथैल्पी 1 सब में दिया जा चुका है, आयनेशन एंथैल्पी 1 सब में दिया जा चुका है आयनेशन एंथैल्पी 1। अगर दिया जा चुका तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2p1 बच गया, 2p2 बच गया, 2p3 बच गया और 2p4 बच गया। सर ऐसा क्यों बच गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं पहले में। अब जो दूसरा बार देंगे वो पूछा है, तो दूसरा बार का कंपैरिजन इसके थ्रू करेंगे, ना कि इसको थ्रू। याद रखिएगा, यहां से करेंगे। अगर पहला आयनेशन एंथैल्पी पूछता है तो यहां से कंपैरिजन करते हैं, अब यहां से करेंगे। जरा चेक कीजिए, ये P1 सबसे कम होगा,
P1 सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा तो मतलब कार्बन का सबसे कम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर P2 किसका है, नाइट्रोजन का, कार्बन का सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, और उसके बाद किसका होगा, फ्लोरीन का इधर आएगा, ऑक्सीजन का उधर जाएगा, फ्लोरीन का इधर, ऑक्सीजन का उधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास फ्लोरीन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। जरा चेक करेंगे ऑप्शन, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अगला चेक करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट कैटायन। भैया कैटायन सबसे छोटा कौन होगा, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा छोटा, अभी ऑर्डर लिखाए थे तो क्या होगा, एल्युमिनियम पर 3+। जरा ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, अरे भैया ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, घटता है, तो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, लिथियम का, तब बड़ा, तब बड़ा, छोटा लिथियम, अरे बी नंबर, सबसे छोटा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम। ठीक है, इस तरीके से। जरा एक चीज और नोट करके आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड एक चीज और सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी को एंड करेंगे। वो ये सीखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखेंगे इन चीजों को, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान में रखेंगे, इन केस ऑफ केटायंस, इन केस ऑफ लिख लिए, इन केस ऑफ आयंस के केस में हम लोग को डू नॉट लुक, क्या नहीं देखना भैया, डू नॉट लुक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं देखना अगर कैटायन वाला या आयंस वाले के सारे। जैसे एग्जांपल में अगर बात करेंगे तो जैसे अगर मेरे पास मैग्नीशियम है और मेरे पास मैग्नीशियम पर 2+ है भैया, तो हमेशा इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। इससे उसी तरीके से अगर आप देखना चाहें तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन पर 3-, ऑक्सीजन पर 2-, उसके बाद फ्लोरीन पर 1-, उसके बाद नियॉन, उसके बाद सोडियम पर 1+, उसके बाद मैग्नीशियम पर 2+, उसके बाद एल्युमिनियम पर 3+, इस तरीके से अगर है तो भैया ये नहीं देखना है, डायरेक्ट देखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, इस तरीके से होगा। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखना ही नहीं है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म। तो दोस्तों पढ़ते पढ़ते बहुत दूर आ गए पीरियोडिसिटी में। अगला जो टॉपिक है वो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनेंगे। The tendency of an atom to attract shared pair of electron of covalent bond towards, अरे फलना ढहना चिल्ला जाने दीजिए, मैं समझा देता हूं उसको इस तरीके से कि मान लीजिए मेरे पास कोई एटम A है और कोई एटम B है और इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। मुनि लोग आप लोग भी ध्यान देंगे, क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है और मान लीजिए ए का टेंडेंसी, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में भैया 2 इलेक्ट्रॉन होता है मालूम है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ए का ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, मतलब ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका बात करें, बी, तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, इसको चाई बोलते हैं, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी से ज्यादा है भैया तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर उठ के चले जाएंगे, ए से ए की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। क्योंकि सिंपल सा कहानी है, जितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, उसी टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ज्यादा अगर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये बॉन्ड को डिस्टॉर्टेड कर देगा। वो कहानी नेक्स्ट आगे का है, उसको ध्यान से सुनेंगे। तो समझ लीजिए, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जो ताकत है, उसी ताकत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला साइज है भैया, साइज जो है, साइज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सा बात है, साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम। और जेड इफेक्टिव जो होता है भैया, जेड इफेक्टिव वो साइज, जेड इफेक्टिव वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सिंपल सा बात है। अच्छा, चार्ज तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जो प्यारे बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसमें कम पॉजिटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इसमें पता करें, ए पर 3+, 2+, 1+, ए पर माइनस, ए पर 2-, ए पर 3-। तो जरा चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज का भैया, इसका सबसे ज्यादा, इसका बाद ऐसा ऑर्डर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जरा ध्यान से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। अच्छा, परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑर्गेनिक का चीज है, ध्यान से सुनेंगे। एसपी हाइब्रिडाइज का, अरे सुने होंगे नाम सुने होंगे, और नाम नहीं सुने हैं तो हमने आयुपेक का लेक्चर आपके इस यूट्यूब चैनल में डाले में, पहला और दूसरा लेक्चर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है और चीजें कैसी होती है। एसपी, sp2, sp3। sp में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर का बात करें तो 50% होता है, sp2 में 33.33% और sp3 में 25%। और क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर का, भैया तो निकाल लीजिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp, तब sp2, तब क्या होगा sp3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। कहानी खत्म। नोट में याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा होता है। और मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन, जो कि यहां पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से सुन लीजिए। और अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का। किसका भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। इसको जरा चेक करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे। इसका 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसका 3.5 होता है और इसका 3 होता है। इस तरीके से ये वैल्यू आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बट याद रख लो फोन, FON, फोन आया, फोन को याद रख लीजिए क्योंकि फोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं जो बोथ बना ले। बोथ बोले तो वो एसिडिक ऑक्साइड भी बना ले, एसिडिक बिहेवियर भी रखे, ये एसिडिक ऑक्साइड भी बना ले और बेसिक ऑक्साइड बना ले। मतलब ऐसा ऑक्साइड जिसमें एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो भैया एम्फोटेरिक के लिए ट्रिक है, ठीक है। जिंक, एल्युमिनियम, Sb, As, Pb, Be, Sn, Ga और क्रोमियम पर 3+। ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है जनाबे आली सबसे अच्छा, इसको मिला के लिख रहे पंजाबी सॉन्ग गाया करो। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां बोर्ड में क्या, नीट और जेईई में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो याद रख लिया, ऑक्साइड मतलब जो ऑक्सीजन के साथ होंगे वैसे कंपाउंड को ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये ऑक्साइड ऐसे है, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये ऐसे ऑक्साइड्स है जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। अगला ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है। अगर किसी एक न्यूट्रल एटम में आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ऐड कर दें। इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ऐड कर दें। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल, लास्ट वाले शेल में अगर आप गैसेस एटम के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। और उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए तो ए पर माइनस बन गया क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, और एनर्जी रिलीज हुआ तो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। बच्चा लोग यहां से जानता है, यहां तक आप आसानी से जानते होंगे, नो डाउट। लेकिन जैक बोर्ड वाले कभी पगला जाते हैं। पगलाने के बाद क्या पूछेगा, ए माइनस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देगा तो ए पर 2 माइनस हो गया। तो पहला बार जब आप किसी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं तो पहला बार में तो एनर्जी देगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और पहला बार में अगर वो आपको एनर्जी दे रहा तो एक्सोथर्मिक हो गया। बट अगर आप एक बार ऐड करा चुके और फिर से अगर आप ऐड कराने गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि आप एनर्जी वो आपको नहीं देगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अब आपको एनर्जी देना पड़ेगा तो प्रोसेस जो था रिवर्स हो जाएगा। एक्सो के जगह पे आपको क्या हो जाएगा, इंडो। तो प्रोसेस पहला बार इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक्सो, लेकिन एक बार देने के बाद फिर दूसरा बार दे रहे तो हो जाएगा इंडो। आपको एनर्जी लगाना होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है कम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया, Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर किया कम से कम समय में। तो आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से हमारा चैनल्स या ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। पीडीएफ बहुत मजेदार मिलेगा, इसको पढ़ के जाइए। मेरी गारंटी एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं पूछेगा, 100% क्वेश्चन यहीं से भिड़ेंगे जैक बोर्ड में, क्योंकि हम लोग एक एक चीज को कवर किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ये थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन
वाले भी क्लास थे। इसके बाद जो हम लोग अगला क्लास लाएंगे वो किसका लाएंगे वो आप कमेंट में करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, दोस्तों तक शेयर कर दिए ताकि उनका भी 11th का एग्जाम निकल जाए। प्यारे बच्चों लगे रहिए, अच्छे से एग्जाम का तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ला रहे हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भेजिए, स्कूल कॉलेज के जो ग्रुप है उसमें भेजिए ताकि सभी लोग एग्जाम का तैयारी कर सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।